हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री विद संदीप। आज हम स्टार्ट करेंगे बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली जो डिस्कवरी थी वो थी 1808 के अंदर जॉन डाल्टन के द्वारा एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, जो हम फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जॉन डाल्टन ने क्या बताया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल दैट आर कॉल्ड एटम्स। एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। atoms of same element have same mass, same shape, same size. Atoms of different elements have different mass, different size, different shape. ये हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर एक ये आया था कि एटम इज इनडेस्ट्रक्टिबल। हालांकि डाल्टन थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी। हमने बाद में देखा था कि एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो 1808 के अंदर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी उसने हमें एटम के बारे में तो बता दिया था। अब सेकेंड चैप्टर में हमने बात करनी है एटम के अंदर क्या क्या चीज है। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसकी डिस्कवरी पढ़नी है हमें। प्रोटॉन्स हैं, उसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, और कितना चार्ज, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन पे चार्ज, सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा। उसके बाद है 1830 के अंदर माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया था हमें। ये 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में टॉपिक्स हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितना अमाउंट किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है। मींस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज्ड नेचर के हैं, एनायन, कैटायन, वो बता दिया था फैराडे ने। हाँ जी, 1879 में विलियम क्रूक्स, इसने सबसे पहले ट्राई किया था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट जिसने स्टडी करी थी वो था विलियम क्रूक्स। 1879 में इसने अपनी स्टडी करी थी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई थी गैसेस के थ्रू। ये पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक यही है। 1886 में गोल्डस्टीन ने एनोड रेज होती है पॉजिटिव, कैथोड रेज होती है नेगेटिव। ये कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट है। इसका एक और नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे मीन्स नेगेटिव चार्ज और एनोड रे मीन्स पॉजिटिव चार्ज। 1879 के बाद 1886 में गोल्डस्टीन ने एनोड रेज की डिस्कवरी करी थी। 1897 में जे थॉमसन ने जो कैथोड रेज विलियम क्रूक्स ने फाइंड आउट कर ली थी, उनकी प्रॉपर्टीज बताई थी कि उनकी खासियत क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। 1909 में रॉबर्ट मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बताया। चार्ज पता चला तो चार्ज E/me रेशो से उसका मास पता चला, तो चार्ज वाले टॉपिक से ही मास भी कैलकुलेट हो जाएगा। 1932 में जेम्स चैडविक ने हमें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बताया। तो मतलब इतनी डिस्कवरी तो थी 19th सेंचुरी की, और ये दो डिस्कवरी थी 20th सेंचुरी की। तो आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं इनको वन बाय वन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो सबसे पहले स्टार्ट किया था 1879 में विलियम क्रूक्स ने। इसको बोला जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। देखिए इसके अंदर क्या लिया उसने, एक 50 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब ली है जिसको हम बोलते हैं क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। तो पहली बात जो आपको इस एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखनी है वो थी 50 सेंटीमीटर
डिस्चार्ज ट्यूब। सेकेंड, उसने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ। तो सेकेंड थिंग हमें चाहिए, हाई वोल्टेज सोर्स इज रिक्वायर्ड। डीसी सोर्स होगा वो कितना, 10,000 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट तक, इसके बीच में कहीं भी वोल्टेज लाई कर सकती है। तीसरी बात, जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है वो वैक्यूम पंप की हेल्प से ऑलमोस्ट हम बाहर निकाल देंगे। मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए। वैक्यूम पंप का क्या काम है, जो भी एयर होगी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सारी की सारी वो बाहर निकाल देगा। मतलब जो गैस रही उसका जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा सिर्फ 10⁻⁻⁴ एटमोस्फियर, मीन्स 0.001 एटमोस्फियर प्रेशर। सिर्फ इतने प्रेशर पे अंदर गैस होनी चाहिए। ऑलमोस्ट ये जिसको हम वैक्यूम बोल सकते हैं क्रिएट हुआ है। हाँ जी, तो विलियम क्रुक्स ने क्या किया, जैसे ही ये कंडीशन इस पे अप्लाई करी और जैसे ही यहां से सोर्स को ऑन किया तो ये टर्मिनल कैथोड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है और ये टर्मिनल बना एनोड। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, या उसको हम कह सकते हैं कैथोड रेज, पास हो रही है, यहां से यहां तक ट्रेवल कर रही है। उसने ऑब्जर्व किया, नेक्ड आई से नहीं दिखेंगी ये, ओके, ये क्या होती है, इनविजिबल। तो उसको चेक कैसे किया उसने कि इसमें से इस साइड से, कैथोड की साइड से या नोड की साइड तक एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम कैथोड रेज कहते हैं, ट्रेवल कर रहा है। उसने क्या किया, इस नोड की पोजीशन को थोड़ा चेंज किया। कैसे, एनोड की पोजीशन को चेंज करके यहां लगाया क्या, परफोरेटेड एनोड। व्हाट डू यू मीन बाय परफोरेटेड एनोड, जिसके अंदर होल्स हों ऐसे। ये है हमारा परफोरेटेड एनोड। और इसके पीछे क्या किया, जिंक सल्फाइड ZnS से कोटिंग कर दी। मतलब ये जो पीछे पार्ट था स्क्रीन पे क्या कर दिया, ZnS एक कंपाउंड है जिंक सल्फाइड, उसकी कोटिंग कर दी। तो अब जब कैथोड रेज, जैसे ही हम इस सोर्स को ऑन करेंगे, देखिए इधर से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, तो यहां से वो क्या होंगे, एक स्ट्रीम उनकी पास होगी। और एनोड के अंदर जो फाइनली होल्स हैं उसमें से पास होते हुए वो पहुंच जाएंगे इस स्क्रीन पे। और ये स्क्रीन क्या करने लग जाएगी, ग्लो होने लग जाएगी। और कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर आने लग जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स या रेज आ रही हैं, जिनकी वजह से ये स्क्रीन ग्लो हो रही है। और कौन सा कलर आ रहा है, ग्रीन कलर अपीयर हो रहा है। ओके, तो अभी तक हमें नहीं पता कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है। विलियम क्रुक्स ने सिर्फ इतना बताया था कि जैसे ही हम जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाएंगे वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है। मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ कोई रेज आ रही हैं, कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं, कैथोड रेज। इवन उसने ये भी नहीं बताया कि उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। हाँ जी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन किसने करी थी, जे थॉमसन ने। और किस ईयर के अंदर, बिल्कुल इसका अपोजिट है, 1879 में तो करी थी
विलियम क्रुक्स ने, और 1897 के अंदर किसने करी थी? जे थॉमसन ने। तो आप इसको एक वीडियो के थ्रू समझो कि कैसे ये ग्रीनिश कलर अपीयर होता है, कैसे इस साइड से बीम यहां तक पहुंचती है। Justified only when William Crookes conducted experiments to study electrical discharge through gases in 1879. The apparatus used for his experiments consisted of a glass discharge tube, now called cathode ray tubes or Crookes tubes, and a high voltage source of 10,000 volts. The discharge tube was sealed at both the ends and was fitted with a thin piece of metal called electrodes at each end. It had a side tube fitted with a stopcock that connected with a vacuum pump to control the pressure of the gas or air contained inside the tube. Crookes observed that at a low pressure of 0.01 atmospheres, when high voltage of 10,000 volts is applied across the electrodes of the discharge tube, current starts flowing inside the tube. To further study the behavior of this current, he punctured the anode inside the cathode ray tube and coated the glass tube behind the anode with a fluorescent material, such as zinc sulfide, and then repeated the experiment. This time, he noticed a bright spot on the coating behind the anode, which confirmed two things. One, the current consisted of invisible ray of particles, some of which could pass through the perforated anode. Two, these rays were emitted out of cathode and moved towards the anode. These rays were named cathode rays. Some other facts about the cathode rays were discovered in 1897 by J.J. Thomson and other scientists through a series of experiments. In one of his experiments, Thomson observed that if a pinwheel is placed in the path of the cathode rays, the ray caused the pinwheel to rotate. This implied that cathode rays are made of material particles that produced a mechanical effect. He then observed that if a metal foil is placed in the path of cathode rays, it becomes hot. This implied that cathode ray produced a heating effect. Thomson also observed that if a solid object is placed in the path of cathode rays, it produced a sharp shadow of the object. Therefore, he concluded that cathode rays travel in a straight line. However, when he applied an electric field to the setup, the cathode rays deflected towards the positive plate of the electric field. He observed the same result on applying a magnetic field. Therefore, he concluded that the cathode rays consisted of negatively charged particles, which he named electrons. Through his experiments, Thomson also concluded that the properties of cathode rays do not depend upon the material of electrodes and the nature of the gas present in the cathode ray tube. This led him to the conclusion that electrons are the basic constituents of all atoms. Thomson then tried to calculate the charge to mass ratio of electrons by applying electrical and magnetic field perpendicular to each other, as well as to the path of electrons flowing in a cathode ray tube. He observed that the amount of deviation of the electrons from their path depends on three main factors. 1. The magnitude of the negative charge on the particle. The more the negative charge, the greater the deflection. 2. The mass of the particle. The lighter the particle, the greater the deflection. 3. The strength of the electrical or magnetic field. The stronger the field, the higher the deflection. When only electric field is applied, the electrons deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A. Similarly, when only magnetic field is applied, electrons strike the cathode ray tube at point C. By controlling the deviation of electrons by varying the strength of electric and magnetic fields,
and accurately measuring on the amount of resultant deflections. He calculated the charge to mass ratio of an electron, which equals 1.758820 into 10 raised to the power 11 coulombs per kg. तो स्टूडेंट्स, जब 1897 में जे थॉमसन ने इसकी प्रॉपर्टीज हमें बताई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमें क्या बताया? फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी हमारे सामने आई कि जो कैथोड रेज हैं, अगर हम इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल, कोई ऑब्स्टेकल रख देते हैं, कोई चीज रख देते हैं, मैटर रख देते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक ऑब्स्टेकल इसके रास्ते में लगा दिया, तो हमें क्या अपीयर होता है? ये जो पीछे ZNS स्क्रीन है, इसमें हमें इसकी शैडो अपीयर होगी। हमें क्या अपीयर होगी? इसकी शैडो अपीयर होगी। इसका मतलब क्या है कि जो कैथोड रेज है वो ऐसे नहीं होके निकली, ऊपर से होके नहीं निकली, बिल्कुल कैसे 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 ट्रेवल कर रही है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रही है। तभी तो रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल रखेंगे तो बिल्कुल उसके पीछे उसकी शैडो बनेगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये आई, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। और स्पीड इनकी क्या रहती है? देखिए, ये अभी नहीं हम बताएंगे, पहले हम चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये डेविएट होती है या नहीं। अगर डेविएट होंगे मतलब इनके ऊपर चार्ज है, तब हम और स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं, तब हम कह देंगे कि स्पीड भी कितनी होने वाली है, स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं फर्स्ट पॉइंट में लिख जरूर रहा हूं, लेकिन इसकी स्टडी जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते नहीं लिख सकते। फिर स्पीड ऑफ लाइट, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है, SI यूनिट्स के अंदर है। सेकंड जो प्रॉपर्टी सामने आई वो ये थी कि आप जैसे ही क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड आप अगर अप्लाई करते हो, कैसे? ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये वोल्टेज अप्लाइड है भाई, ये वोल्टेज का सोर्स है। आपने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रिक प्लेट लगा देनी है, इसको बाहर से ऐसे जोड़ देना एक सोर्स के साथ। इस तरफ आप क्या करोगे, पॉजिटिव प्लेट लगाओगे, और इस तरफ आप नेगेटिव प्लेट लगाओगे। तो जो कैथोड रेज हैं वो डेविएट हो जाएंगी इसकी तरफ। और वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी तरफ डेविएट हुई है? क्योंकि ये तो इनविजिबल है। हमने पीछे क्या लगा रखी है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो जो ग्लो होगा वो इस पॉइंट पे जाके होगा, सिर्फ ये पॉइंट ग्लो होगा, पूरी स्क्रीन ग्लो नहीं होगी। इसका मतलब वो किस तरफ शिफ्ट हो चुकी है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, इसका मतलब कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे पता चलता है? आपने सारी चीज लिखनी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो जाती है। तीसरी चीज, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे? हम पोल लगा देंगे, इस तरफ हम नॉर्थ पोल लगाते हैं और इस तरफ हम साउथ पोल लगा देते हैं। तो ये डेविएट हो जाती है नॉर्थ पोल की तरफ। तो इसमें भी हम लिख देते हैं कैथोड रेज डेविएट्स या डेविएट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है, नॉर्थ पोल की तरफ डेविएट हो जाएगी। ये 3 प्रॉपर्टीज हुई। उसके बाद अगर आप क्या करते हो, कैथोड रेज के रास्ते में कोई लाइट पैडेड व्हील रख देते हो, बिल्कुल हल्का सा एक व्हील रख देते हो,
तो ये क्या करेगी, उसको रोटेट कर देती है। उसको भी अगर ये व्हील रख देते हो इसके रास्ते में तो ये इसको क्या करेगी, रोटेट कर देगी। इसका मतलब अरे देखो, एक मैटर को तो मैटर ही रोटेट करेगा ना। इसका मतलब क्या है, कैथोड रेस के अंदर मटेरियल पार्टिकल है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो सामने आई वो थी कैथोड रेस है मटेरियल पार्टिकल्स। अब मटेरियल पार्टिकल्स हैं तो इसका मतलब उनकी क्या, क्योंकि वेलोसिटी तो पहले ही पढ़ दिया, अब मास भी है, मास और वेलोसिटी है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी है। सो दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हुई कैथोड रेस की। फिफ्थ, जब आप क्या करोगे, कैथोड रेस को स्ट्राइक करवाते हो एक मेटल के सरफेस पे तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है। दे प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस। जब मेटल सरफेस पे हम स्ट्राइक करवाते हैं तो वो एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, दे ग्लो जिंक सल्फाइड स्क्रीन, इसको भी ग्लो कर देती है, ग्रीनिश ग्लो आता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफिक प्लेट को भी वो इफेक्ट करती है, दे अफेक्ट या इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, उसको भी क्या करेगी, ये अफेक्ट कर देती है। तो ये कुछ खासियत थी, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेस की। क्या कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। दूसरा, उनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि ये जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो जाती है। सिर्फ उस पोर्शन पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या करती है, ग्लो करती है। तो हमें पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुई है। फोर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी नॉर्थ पोल की तरफ झुक जाती है, मतलब इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये डेविएट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अगर हम इसके रास्ते में कोई लाइट पैडेड व्हील रख देते हैं तो उसको भी ये रोटेट कर देती, मतलब इसके अंदर मैटर है, वेलोसिटी भी है और इसके अंदर मैटर भी है, मास भी है। तो क्या पोजेस करेगी, काइनेटिक एनर्जी 12 mv² काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगी ये। नेक्स्ट, अगर इसको मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करवाओ तो एक्सरेज प्रोड्यूस कर देती है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन को ग्लो करवा देती है, ग्रीनिश ग्लो। फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट को भी ये इफेक्ट करती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो जे थॉमसन ने स्टडी करके, किसकी थ्योरी से, विलियम क्रूक्स की थ्योरी से, एक्सपेरिमेंट उसने किया है, इसने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी है। हाँ जी, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बात थी प्रॉपर्टीज की क्या क्या खासियत है। अब हम बात करते हैं E/m रेशो की। तो जे थॉमसन ने क्या किया, डिफरेंट गैसेस फिल करी इसके अंदर। कभी तो उसने क्या किया, लो प्रेशर पे O2 गैस फिल कर दी, कभी N2 नाइट्रोजन गैस फिल कर दी और चेक किया E/m रेशो। तो उसे हर बार क्या मिला, E/m रेशो सेम मिला। कितना, -1.7588 into 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। हर बार E/m रेशो उसको मिला, माइनस क्यों है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। 1.7588 into 10⁸ कूलम पर ग्राम। हर उसने क्या किया, कभी ऑक्सीजन फिल करी, कभी नाइट्रोजन। इसका मतलब एक और प्रॉपर्टी आ गई, 8th प्रॉपर्टी। आप 8th या 7th जो भी नंबर बन रहा है, एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। कोई भी गैस फिल करो, कोई मतलब नहीं है E/m रेशो। और किसके लिए,
कैथोड रेस के लिए, एनोड रेस के लिए नहीं भाई। एनोड रेस के लिए मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ हाइड्रोजन गैस के साथ आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैथोड रेस ट्यूब जो है, डिस्चार्ज ट्यूब जिसको बोला जाता है, वो इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ गैस। कोई भी गैस फिल कर दो, E/M रेशो हर बार आपको ये मिलने वाला है। सबसे पहले बात करी विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट की, फिर हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज जो जे थॉमसन ने बताई, E/M रेशो भी किसने बताया, जे थॉमसन ने। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। देखो E/M रेशो आया, अकेला E अकेला M अभी भी नहीं पता चला, तो वो किसने बताया, मिलिकन ने। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, देखिए वीडियो देखिए पहले उसकी। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था, फिर मैं आपको बताता हूं इसके रिजल्ट क्या है। The charge and mass of the electron, however, remained unknown until another scientist, Robert Millikan, devised a method to calculate them in 1909. In order to calculate the charge of an electron, Millikan conducted the famous oil drop experiment by using the apparatus shown here. It consisted of a transparent electrical condenser with one metal plate at the top and the bottom of the chamber. Plates connected to a battery such that the upper plate is positively charged and the lower plate is negatively charged. An atomizer to spray oil into the condenser through a hole in the upper metal plate. A telescope to view the movement of oil droplets. And a source of X-ray to ionize the air inside the electrical condenser. Using the atomizer, Millikan sprayed oil droplets into the electrical condenser. As the droplets fell through the upper plate hole, he measured the rate of fall and used it to calculate their mass. He then ionized the air inside the condenser by passing a beam of X-rays through it. The X-rays displaced electrons from air molecules, which negatively charged the oil droplets. On applying voltage to the upper positive plate, the charged oil droplets got attracted towards it against all gravitational and electrostatic forces. Millikan then varied the voltage to strike a balance between the acting forces and to make the oil drop stationary. He then calculated the change on the droplet from the mass of an oil droplet and the charge on the plate. He found that the magnitude of electrical charge, Q, on the droplets is always an integral multiple of the electrical charge E. That is, Q is equal to NE. Knowing the values of Q and N, Millikan calculated the charge on an electron to be 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs. The mass of the electron, or ME, was then determined by combining the results of Millikan oil drop experiment and Thomson's value of E/M ratio, and was found to be 9.1094 into 10 raised to the power minus 31 kgs. हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी आपने इस मॉड्यूल में देखा कि मिलिकन ने कैसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब इसकी डिटेल में बताता हूं आपकी क्या ऑब्जर्वेशन आई थी उसके थ्रू। देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया, एटमाइजर क्या होता है, ऑयल स्प्रेयर, जिसको हम ऐसे दबाएंगे तो इससे क्या निकलेगा, ऑयल निकलेगा। कुछ ऑयल ड्रॉप्स को अलाउड किया गया नीचे आने के लिए, एक पार्ट लगा रखा है। ये दो प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, ये आगे फर्दर किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है। इनके बीच के स्पेस को हमने अंदर, उसके अंदर क्या कर रखा है, एक्सरेज एंटर करवा रखी है। इसको कहते हैं द स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स इज इरेडिएटेड। क्या वर्ड आता है, इरेडिएटेड विद एक्सरेज। हाँ जी, तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। जैसे ही यहां से कुछ ऑयल ड्रॉप्स क्या करती है, एंटर करती है इस प्लेट में, होल लगा रखा है, होल है इस प्लेट के अंदर। जैसे ही कुछ ऑयल ड्रॉप्स इन दोनों प्लेट के अंदर आती हैं, इनके स्पेस के बीच में आती हैं, तो इनके स्पेस के बीच में क्या है, एयर है। और जैसे ही एक्सरेज, देखिए एक्सरेज प्रोड्यूस किसने करवाई थी, कैथोड रेज ने। एक्सरेज जब भी एयर के पार्टिकल्स, एयर के अंदर क्या है, O2
M2 एक्सरे जब भी इनके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो इनमें से क्या करवाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा देती है। एक्सरे इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देम, किन से, या O2 से या N2 से या कार्बन डाइऑक्साइड से, उनसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा देती है, मतलब एयर के पार्टिकल्स को आयोनाइज करवाती है। अगर ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसके ऊपर O2 पॉजिटिव आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, O2 2 पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। हाँ जी, अब ये जो इलेक्ट्रॉन एयर के पार्टिकल्स ने लॉस किए वो इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर लेगा, ऑयल ड्रॉप। जनरली एक ऑयल ड्रॉप ज्यादातर एक इलेक्ट्रॉन गेन करती, ज्यादा भी कर सकती है बट मोस्टली एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करती है। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, अगर ऑयल ड्रॉप ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जो लॉस किसने किया था, गैसेस ने। क्यों, क्योंकि एक्सरे स्ट्राइक हुई थी, इनके ऊपर एक्सरेज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा देती है, बाहर निकलवा देती है एयर में से। वो इलेक्ट्रॉन किसने दिए, ऑयल ड्रॉप ने। एक ऑयल ड्रॉप ज्यादातर एक इलेक्ट्रॉन लेती है, इसके ऊपर ऑयल ड्रॉप ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और नीचे वाली प्लेट के ऊपर भी कौन सा है, नेगेटिव। तो ये इसकी तरफ तो जाएगी नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तब ऑयल ड्रॉप क्या हो जाएगी, स्टेशनरी। सिर्फ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है बाहर से कि वो ऑयल ड्रॉप ऊपर ना जाए, क्योंकि नेगेटिव आ चुका है ना। अगर बहुत ज्यादा अप्लाई कर देंगे वो तो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव वाला उसको फिर अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। इतना अप्लाई करना है कि क्योंकि वो ऑयल ड्रॉप नीचे क्यों जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करना है, जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, ताकि नेगेटिव जो ऑयल ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है वो नेगेटिव की तरफ ना जाए, यहीं पे रुक जाए, स्टेशनरी हो जाए, जिसको हम टेलीस्कोप की हेल्प से क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, उसको देखेंगे। तो जब टेलीस्कोप की हेल्प से हम इसको देखते हैं तो हम कैलकुलेट क्या करते हैं, देखिए जे थॉमसन ने हमें E/m बता दिया था, -1.755 या 7588 इंटू 10⁻⁸ कूलम पर ग्राम। तो क्या होगा, यहां से हमने फाइंड आउट किया, जब इसका चार्ज टेलीस्कोप की हेल्प से, जब हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, टेलीस्कोप की हेल्प से तो हमें यह पता चलेगा कि ऑयल स्टेशनरी है, ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी है। उस ऑयल ड्रॉप के लिए उसको स्टेशनरी करते टाइम बाहर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना चार्ज लग रहा है, वो तो हम देखिए, कोई भी सोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी वोल्टेज हमें पता चल जाएगी ना, उसका चार्ज हमें पता चल जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स है। तो वो जो चार्ज अप्लाई करना पड़ा इसको स्टेशनरी बनाने के लिए, वो था -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कूलम किसके यूनिट होते हैं, चार्ज के। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए चेक कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया ऑयल ड्रॉप ने। तो हम क्या करेंगे, E/m, ये क्या आएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -1.7588 इंटू 10⁻⁻ कूलम पर ग्राम। कूलम से कूलम कैंसल, पर ग्राम ऊपर जाएगा। इस सारे को देखिए, E से E कैंसल, डिवाइड के डिवाइड वाला m कहां जाएगा, ऊपर। यह आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड मतलब 10⁻³ ऊपर जाके माइनस की, ये बन जाएगा 10⁻⁻31 ग्राम। ये किसका मास आया है, इलेक्ट्रॉन का। तो मैं पैर में लिख देता हूं m के E। ये किसका चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन का। ये E/m किसका आया है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितनी भी गैसेस है उनका। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट
अकेले विलियम क्रुक्स की हेल्प से नहीं आया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसने तो भाई शुरुआत करी थी। बीच में कौन आया? जे थॉमसन। चार्ज और मास किसने बता? चार्ज तो ये तो बता गया था जे थॉमसन, और ये किसने बताए थे? मिलिकन ने। हाँ जी। उसके बाद मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बाद हम कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को हाइड्रोजन एटम के मास के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि डेफिनेशन बना सके। कंपैरिजन बिटवीन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए एटॉमिक मास यूनिट में मैं आपको बता चुका हूं, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.008 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी आपके सामने आया है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ग्राम में है, किलोग्राम में नहीं। तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो लेते हैं। ग्राम से ग्राम कैंसल, पावर भी सॉल्व कर लोगे। ओवरऑल ये अप्रोक्सीमेट, ये किसका सिंबल है? अप्रोक्सीमेट का 1837 आता है अप्रोक्सीमेट 1837। इसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर और में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1837 पार्ट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हैवी कौन है? हाइड्रोजन एटम। लाइटर कौन? देखिए 1837 गुना छोटा या हल्का है इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ही कम मास है, नेग्लिजिबल अप्रोक्सीमेट कह सकते हो। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनी है, नोट कर लेना। डेफिनेशन क्या बनी इलेक्ट्रॉन की? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड particles having charge 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs, माइनस लगा देंगे आगे, and mass 9.1 into 10⁻⁻28 gram, that is 1/1837 part of mass of हाइड्रोजन एटम। तो ये था भाई सारा इलेक्ट्रॉन के बारे में, डिस्कवरी कैसे हुई, जे थॉमसन ने उसकी प्रॉपर्टीज बताई, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट क्या था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था, और फाइनली हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में से कौन हैवी आया, और इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताना मुझे। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए, और अगर आपको अच्छे से समझ आया तो भी कमेंट करिए। धन्यवाद।